नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान का मॉक टेस्ट नंबर 11। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है ये दोस्तों हमारी 11वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 10 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं बाल मनोविज्ञान बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, CDP से। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर मैं सभी वीडियोज़ का लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ हैं, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन किया गया है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है, सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की गई है। तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाएं। आज का वीडियो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे यूपी टेट 2026 के लिए। वैसे आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सी टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट हो, रीट हो, या उत्तराखंड टेट हो, या मध्य प्रदेश टेट हो, या पी टेट हो, है ना। टीचिंग से संबंधित जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में दोस्तों आपकी CDP पूछी जाती है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाइए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा रहा, क्वेश्चंस कैसे रहे, आपका स्कोर क्या रहा, आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपने इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? कुक ने, फ्रोवेल ने, मॉन्टेसरी, या दोस्तों डाल्टन ने? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? किंडरगार्टन मतलब बच्चों का बगीचा, बच्चों का उद्यान। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों ये आपकी फ्रोवेल ने दी थी, ये विधि किसने दी थी दोस्तों? फ्रोवेल ने। फ्रोवेल ने दोस्तों किंडरगार्टन विधि दी थी। ठीक है, किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादक दोस्तों फ्रोवेल हैं। ठीक है, फ्रोवेल ने किंडरगार्टन का जो अर्थ बताया वो दोस्तों आपको बच्चों का उद्यान बताया, बच्चों का बगीचा बताया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो वीडियो को पूरा वो जरूर करें और प्रयास अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जबरदस्त क्वेश्चन हैं, CDP से 30 प्रश्न दोस्तों आपके पूछे जाते हैं। यूपी टेट 2026 में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यूपी टेट में आपके 30 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन दोस्तों आपके CDP से। ठीक है, सी टेट में भी पूछे जाते हैं। तो सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है क्लास, तो क्लास को पूरा वो जरूर करें। ठीक है, तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों आपके फ्रोवेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं दोस्तों विलियम्स, थॉर्न, रॉजर्स, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। संकलनात्मक संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके थॉर्न। कौन हो जाएंगे दोस्तों? थॉर्न। ठीक है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता FC थॉर्न है। ठीक है, इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता ना तो अधिक सक्रिय होता है और ना ही अधिक निष्क्रिय। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो जन्मदाता है वो दोस्तों आपके थॉर्न है। ठीक है, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है FC थॉर्न। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है दोस्तों। उसे माता पिता उसके माता पिता को सूचित करना चाहिए। ठीक है, छात्र को दंडित करना चाहिए, उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, या दोस्तों अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, छात्र के अवांछित व्यवहार का जो हम पता लगाएंगे संशोधन हेतु सबसे प्रभावी जो विधि है वह है दोस्तों आपकी, ठीक है, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचार का सुझाव देना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये दोस्तों आपका विकार है। ठीक है,
तो डिसलेक्सिया बताना है, लेखन संबंधी समस्या है, पढ़ने संबंधी समस्या है, गणितीय कौशल संबंधी समस्या है, या दोस्तों वाक क्षमता संबंधी विकार है। वाक मतलब मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों। डिसलेक्सिया जो है ये दोस्तों आपकी पठन विकार से संबंधित है, पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है डिसलेक्सिया। ठीक है, और लेखन संबंधी दोस्तों आपकी लेखन संबंधी जो है ये दोस्तों आपका डिसग्राफिया हो जाएगा या डिस्प्रैक्सिया हो जाएगा। ठीक है, लेखन संबंधी जो विकार है वो है डिसग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया, पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लीजिए। मॉक टेस्ट लगाने से पहले कॉपी और पेंसिल साथ में लेकर के बैठा करिए, जो भी चीज़ें होंगी उनको हम डिस्कस करते चलेंगे, तो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, पढ़ने संबंधी आपका क्या हो गया, डिसलेक्सिया हो गया। दूसरा है दोस्तों आपका गणितीय कौशल संबंधी समस्या, तो इसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर से क्या करते हैं दोस्तों, हम गणना करते हैं, है ना, संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, है ना, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन किस में कहते हैं, गणित में कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं, गणितीय कौशल संबंधी समस्या क्या है, आपकी डिसकैलकुलिया, याद रखिएगा। मौखिक रूप से सीखने की क्षमता, वाक संबंधी विकार जो है ये दोस्तों आपका अफेजिया या डिसअफेजिया हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी ऑप्शंस दोस्तों आपके क्लियर हो गए, तो सभी को नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को एक बार दोबारा रीलोड करके दोबारा से देख लीजिए, तो सभी को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, श्रवण बाधित विद्यार्थी, दृष्टिबाधित विद्यार्थी, अस्थिबाधित विद्यार्थी, या दोस्तों शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो ब्रेल लिपि जो होती है वो दोस्तों आपकी दृष्टि बाधित विद्यार्थियों से संबंधित है। जो दृष्टि बाधित विद्यार्थी होती हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। उस पर आपके 6 अंक होते हैं उभरे हुए, और सभी जो हैं उभरे हुए होते हैं, तो बच्चे ऐसे करके हाथ फिरा के उसको पढ़ते हैं। ठीक है, श्रवण मतलब सुनना, दृष्टि मतलब आँखों से देख ना पाना, अस्थिबाधित संबंधी जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो गया, है ना, या शारीरिक रूप से विकलांग। तो यहाँ पर हमारा जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग ये जो सीखने के लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो दोस्तों ये आपके दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, CWSN का अर्थ है, CWSN का अर्थ क्या है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे, या दोस्तों मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, CWSN का अर्थ है दोस्तों, तो CWSN का तात्पर्य दोस्तों चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है, कौन सा एक परामर्श का तत्व नहीं है, वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास या संप्रेषण। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए जो है बिल्कुल राइट है दोस्तों, वृत्तिक वृद्धि, ये दोस्तों आपका परामर्श का एक तत्व नहीं है। साक्षात्कार हो गया, विश्वास हो गया, और संप्रेषण, ये सभी होते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद या वाराणसी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये आपकी इलाहाबाद स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, सन 1942 में इलाहाबाद में एक मनोवैज्ञानिक निर्देशक ब्यूरो स्थापित किया गया। यह कार्य आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो कब की गई थी, 1942 में, याद रखिएगा 1942 में। कहाँ पर की गई थी, इलाहाबाद। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था बंदरों से, कुत्तों से, मुर्गियों से या वन मानुष से। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, स्किनर ने दोस्तों अपना जो प्रयोग किया था वो चूहों पर किया था। ठीक है दोस्तों, और थॉर्नडाइक ने किस पे किया था, बिल्लियों पर,
और कॉलर ने किसने किया था? तो दोस्तों कॉलर ने किया था बनवानुसों पर। ठीक है दोस्तों, बनवानुसों पर किया था। ठीक है, कॉलर ने। कॉलर का जो सिद्धांत है वो है दोस्तों आपका अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। और बनवानस का नाम क्या था? सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अधिगम का पठार है, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अविरुद्ध वर्धन, ठीक है, अधिगम में दोष या अधिगम में अवरोध। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो दोस्तों अधिगम का जो पठार है, अधिगम का पठार अधिगम में अवरुद्ध वर्धन का सूचक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजस नामक पुस्तक के लेखक हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजस, ठीक है, किसकी पुस्तक है? पावलोव की है, स्किनर की है, हॉल की है, या दोस्तों थॉर्नडाइक की है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म से दोस्तों ये, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये दोस्तों आपकी स्किनर की है। किसकी है दोस्तों? बी एफ स्किनर की। सॉरी, यहाँ नहीं है, यहाँ हो जाए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसकी है दोस्तों? बी एफ स्किनर की। ठीक है, तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें दोस्तों आपका सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। ठीक है, उनके सामने सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करें, प्रस्तुत करें। ठीक है, तो बच्चे भी उनका जो व्यवहार है वो सही होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। यदि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है तो बालक भी उचित व्यवहार प्रस्तुत करेगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। और ये जो आपका ड्यूपिटेट होता है इसमें दोस्तों आपके 70 से 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर ही होते हैं। ठीक है, पिछले ही पूछे जाते हैं, सारे के सारे घुमा फिरा करके वहीं को पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। रोजाना शाम को 9 बजे आपकी क्लास होती है। ठीक है, आज की क्लास जो है थोड़ी सी लेट हो जाएगी क्योंकि थोड़ा चीज़ें मैनेज नहीं थी। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो के लिए एक फीडबैक जरूर देना और अपना स्कोर मेंशन जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्य को किसने प्रमाणित किया था? ठीक है दोस्तों, तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है, कॉलर हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, कैंडलर हो जाएंगे, या दोस्तों विक्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, हल। ठीक है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्य को किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों ये हल ने किया था। किसने किया था? हल ने। ठीक है, तो क्लार्क हल ने प्रस्तावित किया था। हल के सीखने की विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि का, तार्किक निगमनात्मक विधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? सी DW एलन, बुश, डेविड हुम, या दोस्तों एचसियन। बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, डेविस हुम जो है ये संबंधित नहीं है शिक्षण की विचारधारा से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से DW एलन, बुश तथा एचिसन संबंधित हैं किंतु डेविस नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है दोस्तों। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, या दोस्तों दूरवर्ती स्तर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका दूरवर्ती स्तर।
तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ठीक है, शिक्षण अधिगम का जो स्तर होता है वो स्मृति स्तर भी होता है, अवबोध स्तर भी होता है, परावर्ती स्तर भी होता है, लेकिन दूरवर्ती नहीं होता। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? जनतांत्रिक, ठीक है, अन्वेषण, व्याख्यान, योजना या मस्तिष्क उद्वेलन, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, व्याख्यान। ठीक है, व्याख्यान कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। व्याख्यान किसी अध्यापक अथवा विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अतः विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? ठीक है, समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है, ये तो विशेषता है। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। केवल आ गई, केवल एक ही प्रकार के बच्चों के लिए नहीं होती। तो यही हमारा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी के लिए। केवल जो है ये दोस्तों आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, जहाँ केवल की बात आ जाए वो गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा दोस्तों सभी के लिए होती है, केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए ही नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह दिव्यांग बालकों को देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है, बिल्कुल सही है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये विशेषता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? ठीक है, फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। शिक्षक कथन, छात्र कथन, अभिभावक कथन या मौन, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों, अभिभावक कथन। ठीक है, फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में शिक्षक कथन, छात्र कथन तथा मौन शामिल हैं, किंतु अभिभावक कथन शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। संभाषण में ध्वनिग्राम, रूपग्राम, पद या शब्द, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है, तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी रूपग्राम। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? डॉक्टर मेस, योकम सिम्पसन या कोलेस्निक, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कोलेस्निक। हम करके सीखते हैं किसने कहा था दोस्तों? ये आपका डॉक्टर मेस ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? डॉक्टर मेस के अनुसार। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ठीक है, शिक्षण का स्तर नहीं है। स्मृति, बोध, चिंतन या वर्णन, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है दोस्तों, वर्णन। ठीक है, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, पहला स्मृति, फिर बोध है, फिर चिंतन है, ये तीनों होते हैं, तो वर्णन हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षण की अंत क्वेश्चन नंबर 21 था वो दोस्तों, अब ये 22 है। शिक्षण की अंत क्रियात्मक अवस्था में मुख्य सक्रिय होती है। ठीक है, मुख्य संक्रिया होती है क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की या उपरोक्त सभी, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए? शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है, तो दोस्तों ये आपकी क्रिया और प्रतिक्रिया की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। ठीक है, अनुक्रिया सामान्यकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपन सामान्यकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक बालक काली गाय देखता है, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डर जाता है। ठीक है, डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है।
तो ये है दोस्तों आपकी सामान्य उद्दीपन सामान्यीकरण। ठीक है दोस्तों, ये जो है उद्दीपन सामान्यीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि या विषय की विशिष्ट प्रकृति। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, अभिभावक की पृष्ठभूमि। ठीक है, अभिभावक कहाँ से आते हैं, किस पृष्ठभूमि से हैं, ये देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, शिक्षण विधि का चयन करते समय विद्यार्थियों का मानसिक स्तर बिल्कुल देखेंगे, व्यक्तिगत भेदभाव भी देखेंगे, किसी के साथ भेदभाव ना हो। ठीक है, विषय की विशिष्ट प्रकृति भी देखेंगे, है ना, लेकिन अभिभावक किस पृष्ठभूमि से आता है ये नहीं देखेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिक की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी या समूह एवं खेल में सहभागिता। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, जिज्ञासा की कमी। ठीक है, बाल्यावस्था की विशेषता सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संग्रह प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्यों में रुचि, आत्मनिर्भरता की भावना, शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता आदि होती हैं, किंतु जिज्ञासा की कमी नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ठीक है, नेगेटिव देख लो क्वेश्चन कितने आए हैं, बार बार कंफ्यूज करता है नहीं देख करके। ठीक है, तो नहीं पे आपको बहुत फोकस करना है, देख करके गोला करना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आयोजन, उद्भावन, अभिप्रेरणा या प्रबोधन। निम्न में से कौन सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो ये दोस्तों आपकी अभिप्रेरणा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजन, उद्भावन तथा प्रबोधन आते हैं, अभिप्रेरणा नहीं आती। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? बुद्धि और विकास का प्रथम चरण, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या मानसिक विकास। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, शारीरिक विकास। ठीक है दोस्तों, बुद्धि और विकास का प्रथम चरण शारीरिक विकास होता है। ठीक है, बुद्धि और विकास के निम्न चरण होते हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। 5 होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। ये शारीरिक जो है ये पहला होता है, इसके बाद मानसिक आता है, फिर संवेगात्मक आता है, फिर नैतिक और सामाजिक। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सीखना एक तरह के व्यवहार है, सीखना एक तरह का व्यवहार है, संशोधन है, व्यवहार का संशोधन है, बचाव है, विस्तार है या प्रसार है। तो सीखना एक तरह का दोस्तों, सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है दोस्तों? संशोधन है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सीखना एक तरह का व्यवहार का संशोधन है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए या आकस्मिक अधिगम के लिए। ठीक है, तो स्कैनर का जो बॉक्स है उसका दोस्तों प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है, क्योंकि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। ठीक है, 4 उप परीक्षण, 5, 8 या 7। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपके 5 उप परीक्षण हैं। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 5 उप परीक्षण हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। ठीक है दोस्तों, भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने हैं? 5 उप परीक्षण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चन CDP से, बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र से। क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्रयास अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।